देवी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रगति कुमार जी, उच्च शिक्षा के हमारे प्रमुख सचिव श्री रामनिवास शर्मा जी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य आदरणीय अशोक भान साहब, जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री कुलदीप खोड़ा जी, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर अरविंद करमानी जी, बीना पंडिता जी, सभी सभागार में उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, बात शुरू करने के पहले मैं आप सबको लोहड़ी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं हिंदू एजुकेशन सोसाइटी कश्मीर और प्रोफेसर BL जुत्सी साहब और सभी पदाधिकारियों को संगरमल पत्रिका के स्पेशल एडिशन के लिए भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। मित्रों, सनातन संस्कृति हमारी आध्यात्मिक संपदा और भविष्य के नए मार्ग सदैव से प्रशस्त करती रही है। ये बात मैं कहना चाहूँगा, यह संपदा जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और कर्तव्य का अनमोल खजाना निहित है, वह समय, स्थान और परिस्थितियों से परे संपूर्ण मानवता को नई राह दिखाती रही है और उन्हें संतुलित जीवन जीने की कला भी सिखाती रही है। और इसीलिए हमारे संतों ने ऋग्वेद में कहा, देवानाम भद्रा सुमत जूयताम, अर्थात विद्वानों की सुबुद्धि सबका कल्याण करने वाली होती है। हिंदू एजुकेशन सोसाइटी और उसके पदाधिकारी, मुझे लगता है कि उन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जनमानस को, समाज को जागरूक कर रहे हैं और वैश्विक समाज में हो रहे तेजी से परिवर्तन को स्वीकार करते हुए इन मूल्यों की रक्षा कैसे की जाए ताकि नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को आत्मविश्वास और नैतिक बल प्रदान किया जा सके, इस दृष्टि से भी सराहनीय काम कर रहे हैं। 10 सितंबर 1931 के यंग इंडिया के एडिशन में, अभी टुल्लू साहब ने कहा कि गांधी जी के नाम से है ये कॉलेज बना है, तो यंग इंडिया के एडिशन में महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी ये महसूस करेंगे कि ये उनका देश है और जिसके निर्माण में उनकी आवाज़ का भी महत्व होगा। आगे वो कहते हैं कि मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेलजोल रहेगा। उसमें स्त्रियों को भी वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे। मैं मानता हूं कि गांधी जी का ये संकल्प हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं और इनसे जुड़े लक्ष्य ही हमारी व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय पहचान के मूल में स्थित होनी चाहिए। गांधी जी के सपने भारत की सनातन संस्कृति से भी जुड़े हुए थे और गांधी जी कहते थे कि भारत अपने मूल स्वरूप में कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है और भारत ने आत्मशुद्धि के लिए स्वेच्छापूर्वक जैसा प्रयत्न किया है उसका उदाहरण दुनिया में कहीं दूसरा देखने को नहीं मिलता है। और इसलिए मैं हमेशा ये बात जोर देकर के कहता हूँ कि तेजी से बढ़ रहे तकनीकी सेक्टर और वैश्वीकरण के इस युग में उन शाश्वत नींवों को मजबूत करना ही होगा
जो हमारे समुदाय को आकार और राष्ट्र के समग्र विकास को गति प्रदान करते हैं। और मेरा तो स्पष्ट मत है कि सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपदा और उससे जुड़े मूल्यों को संरक्षित करना और अपनाना ये केवल अतीत को श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि एक समृद्ध भविष्य का खाका तैयार करने का एक बड़ा अभियान है। और मेरा आग्रह होगा कि अधिक से अधिक प्रबुद्ध जन इस यात्रा में इस सोसाइटी को अपना अधिक से अधिक सहयोग दें। भारत की 6000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक विरासत जीवन के आंतरिक आयामों को समेटती है, जिसमें हमारे दर्शन, धर्म, ध्यान और भौतिक जगत से परे अर्थ की खोज भी शामिल रही है। 6000 वर्ष पहले से ही आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत दोनों ने मिलकर एक संपूर्ण नॉलेज सिस्टम तैयार किया था, जिसमें फिजिक्स, मेडिसिन के साथ साथ शास्त्रों की प्राचीन बुद्धिमत्ता, योग, अभ्यास, प्रार्थना, आयुर्वेद, अनुष्ठान जैसी परंपराएं तथा भाषा, त्यौहार, संगीत, नृत्य, वास्तुकला और लोक कथाएं भी शामिल थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही हैं तथा जिन्होंने समाज की आत्मा और शरीर दोनों का निर्माण किया है। इसलिए ये बात मैं अक्सर जोर देकर के कहता हूँ या जोर देता हूँ कि विरासत के संरक्षण का अर्थ केवल अतीत से चिपके रहना नहीं है, बल्कि विरासत को भविष्य के लिए अनुकूलित करना, मैं समझता हूँ ये सबसे आवश्यक है। हमें ये संकल्प लेना होगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करते हुए अपने पूर्वजों द्वारा रखी गई नींव को हम कभी न भूलें। कई बार ये सवाल उठता है कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और भी जिनका जिक्र अभी डुल्लू साहब ने किया के ज़माने में राष्ट्र के लिए ये विरासत आवश्यक क्यों है। मैं उनसे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि साइंस और संस्कार का समन्वय ही किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास सुनिश्चित कर सकता है। भारत जैसे देश में जहाँ अनेक जातियाँ, धर्म और भाषाएं सहअस्तित्व में हैं, वहाँ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत यही लोगों को एकजुट करने वाला सूत्र बताती है और बनाती है और विकास के लिए आवश्यक सामूहिक शक्ति का आधार भी तय करती है। मैं मानता हूं कि आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत युवाओं में मॉरल फाउंडेशन मजबूत करने में सबसे ज़्यादा योगदान देती है और तब हम ऐसे नागरिक तैयार करने में सफल हो सकते हैं जो केवल स्किल्ड नहीं होंगे बल्कि सिद्धांतवादी भी होंगे। चाहे नीलमत पुराण हो, राजतरंगिणी हो, वेद, उपनिषद, साइंस के अन्य ग्रंथ, ऐतिहासिक स्थल हो, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम की लोक कला हो, इन सभी को मैं राष्ट्र की एक जीवन संपत्ति के रूप में देखता हूँ। और इसलिए विरासत का संरक्षण ये बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसे रचनात्मक उद्योग की तरह ही देखना चाहिए। यह सिर्फ धन संपत्ति, लाभ और नुकसान, प्रॉफिट और मुनाफे की बात नहीं है, बल्कि समानता आधारित विकास के लिए नए मूल्यों को जनरेट करने की ये बात है, ताकि व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास को राष्ट्रीय उन्नति में परिवर्तित किया जा सके। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के अलावा हमारा दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के केंद्र में स्थापित करना होना चाहिए। यह सच है कि शिक्षा मानव सभ्यता के विकास का सबसे शक्तिशाली हथियार है और यह सिर्फ किताबी ज्ञान या डिग्री प्राप्त करने तक सीमित भी नहीं है। शिक्षा को एक क्रांतिकारी प्रक्रिया के रूप में मैं देखता हूँ,
जो इंसान को बदलता है, समाज को नई दिशा में योगदान देता है, नई दिशा देने में, और राष्ट्र को मजबूत बनाता है। हमारी संस्कृति में तो कहा गया, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग सिद्धंत कालेन आत्मानि विद्यन्ति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, और अभ्यास से परिपक्व व्यक्ति समय के साथ उस ज्ञान को अपने भीतर अनुभव कर सकता है। आज के इस तेज रफ्तार युग में, जहाँ ट्रेड, टैरिफ, देशों के आपसी संबंधों में रीअलाइनमेंट, क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, ये सब प्रभावित हैं। वैश्विक संतुलन भी एक नया आकार ले रहा है। ऐसी परिस्थिति में सभी राष्ट्रों के लिए शिक्षा ही वह एकमात्र प्रकाश दिखाई पड़ती है जो आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक और रणनीतिक क्षेत्र में चुनौतियों का मुकाबला करने में हमें सक्षम बना सकती है, सहयोग कर सकती है। आज मैं यहाँ उपस्थित खासतौर से युवाओं से कहना चाहूँगा कि शिक्षा सिर्फ क्लासरूम में सब्जेक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन स्टोर करना अब नहीं रह गया है। शिक्षा का अर्थ जागृति है, और शिक्षा का लक्ष्य अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता प्राप्त करना है। ये संयोग से मैं कहूँ कि लंबे समय बाद यह सुखद संयोग देश को मिला कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो 2020 में एक अमूल्य उपहार के रूप में देश की युवा पीढ़ी को प्राप्त हुई, वो इस बात पर उसमें बल दिया गया है कि करिकुलम से ज़्यादा स्टूडेंट्स की चेतना पर ध्यान केंद्रित किया जाए। सब्जेक्ट से बांधे रहने की बजाय स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट की स्वतंत्रता दी जाए, ताकि वह सिर्फ अपने समुदाय का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भाग्य को बदलने में सक्षम बन सके। और हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से ही कहा गया है, धर्मेणैव हि राष्ट्रम स्थिरम भवति, अर्थात धर्म यानी न्याय और कर्तव्य के आधार पर ही कोई राष्ट्र स्थिर और सशक्त बनता है। इसलिए खासतौर से युवाओं में ईमानदारी, उत्तरदायित्व, न्याय और कर्तव्य बोध की जागृति, यह केवल शिक्षा से ही संभव है। नॉलेज इकानमी की बात आज पूरी दुनिया में हो रही है। मुझे लगता है अगर इतिहास की ओर हम दृष्टि डालेंगे तो ये हमारी ही विरासत है। ये दुनिया के दूसरे लोगों ने हमारी ही नकल की है। अगर आप देखें, दुनिया के इतिहास पर नज़र ले जाएंगे तो 11वीं शताब्दी में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान क्या था, तो मोटे तौर पर लगभग 33% कंट्रीब्यूशन हमारे देश का उस समय था वर्ल्ड जीडीपी में। ये दुनिया के जो आज सबसे विकसित और ताकतवर देश माने जाते हैं, वो कहीं टिकते नहीं थे। पूरे यूरोप को मिला लीजिए, शायद हमारा 1/5 भी योगदान पूरे यूरोप का नहीं था। 15वीं शताब्दी आते आते भी ये योगदान हमारा 25% रहा वर्ल्ड जीडीपी में। लंबे कालखंड की गुलामी के कारण विदेशी आक्रांताओं ने धन, यश, वैभव सब कुछ लूट लिया। एक अनुमान के मुताबिक एक नई किताब आई है, मैं किसी दिन पढ़ रहा था, तो लगभग $48 ट्रिलियन यहाँ से लूट करके इंग्लैंड ले गए अंग्रेज। उसके पहले मुगलों ने, अब उस इतिहास को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं, तब वो धनी देश बना। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की बर्क के बलिदान के कारण हमें फिर लंबे गुलामी से आज़ादी मिली 1947 में। 1950 के आसपास फिर जब आकलन किया गया तो वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन महज 4% रह गया। उन कारणों को आप समझते हैं, समय नहीं है कि मैं उस पर विस्तार से अपनी बात कहूँ। वक्त ने फिर एक बार करवट बदली है। पिछले 10-11 वर्षों में देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक सर्वेक्षण आया जिसमें ये बात कही गई है कि आज वर्ल्ड जीडीपी में भारत का, हमारे देश का
जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 15%, 15% हो गया है। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में है, सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का गौरव आज हमें प्राप्त है और आने वाले 2 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने, इसकी कोशिश भारत कर रहा है तमाम चुनौतियों के बावजूद। लेकिन इसमें अगर हम विचार करें कि आखिर ये अर्थव्यवस्था हमारी उतनी अच्छी क्यों थी, तो मुझे लगता है कि इसीलिए थी कि वास्तव में हम नॉलेज इकॉनमी थे। शिक्षा का स्तर हमारे देश में जो था, दुनिया के तमाम देशों से लोग यहाँ आते थे पढ़ने। अनेक शिक्षण संस्थाओं का नाम आप सब जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। केवल 2 घटनाओं का जिक्र करके मैं आगे बढ़ूंगा। सिकंदर और पोरस, इतिहास के विद्यार्थी दोनों नाम जानते हैं। दोनों की दोस्ती का राज मुझे लगता है कि शायद इतिहास पढ़ने वाले भी कम ही जानते हैं। सिकंदर ने जब तय किया कि आक्रमण करना है, तो उसने अपने गुप्तचर भेजे। गुप्तचर आए, सिंध नदी के किनारे मगध की सेना की जानकारी लेकर के वापस गए और जाकर सिकंदर को बताया। तो वहाँ तो हजारों लोग हाथी पर सवार होकर के, घोड़े पर सवार होकर के, तलवार लेकर आपका इंतजार कर रहे हैं। लाखों सैनिक जो पैदल हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए और आपसे 2-2 हाथ किया जाए। सिकंदर के पांव वापस चले गए, खींच लिया कि फिर तैयारी करके आएंगे। रास्ते में उनकी भेंट हुई पोरस से, पुर्राज, और वहीं दोस्ती होती है। और पुर्राज ने जो भेंट मन गिफ्ट दिया सिकंदर को, वो इग्नॉट स्टील दिया, जिससे दुनिया की सबसे अच्छी तलवार बनती थी। और वो स्टील केवल भारत में होता था, दूसरी जगह दुनिया में कहीं नहीं होता था। ये दोस्ती का राज। दूसरी घटना, सर आइजैक न्यूटन का नाम आप सब जानते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर आइजैक न्यूटन भाषण कर रहे हैं, खुद वैज्ञानिक थे, और उन्होंने कहा कि साहब अभी विज्ञान के पास नेविगेशन का कोई समाधान विज्ञान प्रस्तुत नहीं कर सका है। जिस दिन सर आइजैक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं, उसके 10-20 साल पहले से हमारे नाविक, हमारे सेलर्स सुदूर दक्षिण अफ्रीका तक समुद्र में यहाँ का बना हुआ स्टील हो, टेक्सटाइल हो, जो भी सामान हम बनाते थे वो ले जाते थे और वहाँ से सोना ले आते थे। कोई हमारे पास गोल्ड माइंस नहीं थी हिंदुस्तान में कि हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। हम अपना सबसे उत्कृष्ट सामान दुनिया को बेचते थे और सोना ले आते थे, इसलिए हम सोने की चिड़िया बने थे। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, विकसित भारत की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही देने वाली है, अगर सही मायने में, सही स्पिरिट में हमने उसे ज़मीन पर उतारने में सफलता पाई। मैं सभी टीचर से भी कहना चाहूँगा कि हमें ऐसी शिक्षा पर हमें बल देना चाहिए जो सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी को भी प्रमोट करे, युवा पीढ़ी को और अधिक समतामूलक समाज निर्मित करने के लिए प्रेरणा दे सके। इसलिए शिक्षा को हमें एक सेतु के रूप में, ब्रिज की तरह देखना होगा, जो व्यक्तिगत समृद्धि को सामाजिक समृद्धि से जोड़ने में मदद करे। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि हम एक न्यायपूर्ण, समान, प्रगतिशील और खुशहाल समाज चाहते हैं देखना, तो हमें शिक्षा में निवेश करना होगा। हर एक नौजवान की आंखों में ज्ञान का प्रकाश जलाना होगा, क्योंकि राष्ट्र में परिवर्तन के लिए शिक्षा से बड़ा कोई दूसरा क्रांतिकारी काम हो नहीं सकता। अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रबुद्धजनों और टीचर्स से निवेदन करना चाहूँगा, तेजी से बदल रहे युग से कदम मिलाकर चलना आज बड़ा मुश्किल हो गया है। ये नई टेक्नोलॉजीज, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ये पूरी दुनिया को एक नए मोड़ पर इसने लाकर खड़ा कर दिया है। और ऐसे में यदि हम हर वर्ष अपने क्लासरूम और सब्जेक्ट्स को रीइन्वेंट नहीं करेंगे, तो नौजवानों के भविष्य को तैयार करने में शायद हम कोताही कर जाएंगे। रोट लर्निंग स्टूडेंट्स को केवल जानकारी दे सकती है, इनोवेटिव एजुकेशन उन्हें सोचने, सवाल करने, समस्याओं का हल निकालने
और कुछ नया सृजित करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। मेरा निवेदन होगा कि सभी कॉलेज कैंपस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन, हैकाथॉन, इंटर्नशिप, रिसर्च ऐसे चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करें। समाज की वास्तविक समस्याओं का सामना करने के लिए विद्यार्थी को हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रक्रिया उन्हें जीवन की वास्तविक चुनौतियों से लोहा लेने के लिए तैयार कर सकती है। हमें एक ऐसा वातावरण निर्मित करना है जो नौजवानों के सपनों को आकार दे सके, उनके अंदर की रचनात्मकता को बढ़ावा दे सके। ऐसे इनोवेटिव एजुकेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है जो स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योर बनाने, नए आइडिया विकसित करने, स्टार्टअप शुरू करने की भी प्रेरणा दे। इसलिए सभी टीचर से विशेष रूप से मैं निवेदन करूंगा कि अब टीचर केवल लेक्चर देने वाला बनकर नहीं रह सकता, मेंटर और गाइड उसे बनना होगा। कॉलेज को लैब, इंक्यूबेशन सेंटर, इंडस्ट्री एकेडमिया कनेक्ट, डिजिटल टूल्स, इन पर भी निवेश करना ही होगा। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का एकेडमिक सेक्टर आज इस अवसर पर आप सब विद्वान लोग जरूर ये सोचें कि आप जहाँ भी हैं, कॉलेज केवल डिग्री देने वाली फैक्ट्री न रहे, बल्कि कॉलेज भविष्य के लीडर, इनोवेटर और चेंज मेकर बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बने। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि आने वाला कल उन्हीं का है। आज कुछ नया सोचने और करने का समय है। मैं एक बार पुनः हिंदू एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर जोशी जी, उनकी पूरी सभी पदाधिकारियों और विशेष रूप से संगरमल के स्पेशल एडिशन के लोकार्पण तथा इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो संचालक महोदय ने एक शेर पढ़ दिया, तो मैं भी अब 2 लाइन दुल्लू साहब पढ़ी दूँ। जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, मेरे ही पाँव के छालों ने कुछ नमी की है, मेरे ही पाँव के छालों ने कुछ नमी की है।